फौज के अंदर जाना मुश्किल है तो फौज के अंदर से बाहर निकलना और भी मुश्किल है। जय हिंद। बहुत जवान ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पीएमआर चाहता हूँ, मैं डिस्चार्ज चाहता हूँ, मेरे से और नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है। यहाँ पर आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। सोने को तो मिलता ही नहीं है, समय नहीं मिलता, न दिन में न रात में। माता पिता को समस्या हो जाती, वाइफ को समस्या हो जाती, बच्चे को समस्या हो जाती, तो फिर मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, या देयर आर सम डोमेस्टिक इश्यूज आई एम फेसिंग अ डिवोर्स फ्रॉम माय वाइफ। व्हाट कैन यू डू? यू हैव अप्लाइड फॉर पीएमआर, फॉर डिस्चार्ज, फॉर रिलीज। 15 साल सर्विस करना मुश्किल हो जाता है। नायक है तो आपको 22 साल है, हवलदार है तो 24 साल है, नायब सूबेदार है तो आपको 26 साल है। पुटअप करें, उसमें भी अगर आपको नहीं मिलता है रिलीज या डिस्चार्ज या पीएमआर, देन यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट, स्टैट कंप्लेंट। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू कोर्ट। यानी आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे तीनों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मंथली मिलता है। उनको हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन का फायदा नहीं मिलेगा। फौज की नौकरी मुश्किल है, फौज के अंदर जाना मुश्किल है तो फौज के अंदर से बाहर निकलना और भी मुश्किल है। और ये मेजर कबीर साहब कह रहे हैं कि जवानों को कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उन्हें प्रीमेचर रिटायरमेंट जाना पड़ता है। किन परिस्थितियों में कैसे फौज से निकला जाए, उसके लिए उन्होंने कहा है कब आप एएफटी में केस कर सकते हो और आपको अदालत आपको किस तरह मदद कर सकती है। यानी प्रीमेचर रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने जो वीडियो कहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ सबसे पहले बात करूंगा, जैसा कि जनरल रावत साहब ने कहा है कि फौज नौकरी का जरिया नहीं है, यहां पर आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहां पर त्याग और बलिदान है, पल पल मौत का खतरा है, पल पल आपके परिवार को भी रिस्क है। यहां पर हमेशा प्रेशर है, 24/7 की नौकरी है, 365 दिन लगातार पिलना पड़ेगा। और आज ये परिस्थिति है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आज से करीब 10 या 11 दिन पहले मैं अपनी यूनिट में गया था और यूनिट रेजिंग डे था, वहां नए जवान हमसे मिल रहे थे। और जब मैं उनसे पूछ रहा था कि कब सोते हो आप, कितने नाइट सोने को मिलता है, खाने की बात उन्होंने कहा बहुत अच्छा खाना है, रहना अच्छा है, लेकिन सोने को तो मिलता ही नहीं है, समय नहीं मिलता, न दिन में न रात में। अग्निवीर भी हमसे मिले, मैंने उनकी भी बहुत सारी प्रतिक्रिया ली कि आखिर आपको कैसा लग रहा है, आप किस तरीके से एडजस्ट हो रहा। ये मेरी खुद की यूनिट थी, खुद की पलटन थी, वहां पर मैं गया, मुझे लगा कि नहीं, अब जवानों को सुकून नहीं है, इतना प्रेशर है, इतना तनाव है। अब तनाव प्रेशर किसका है? काम का है, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी हो, ऑपरेशनल ड्यूटी हो, तमाम चीजों की चुनौती रहती है। रात में नाइट गार्ड्स, पिकेट्स, कहीं ना कहीं क्यूआरटी चलती रहती है। और इसमें अपने जज्बे को बनाए रखना, अपने आप को शारीरिक मजबूत बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात तो ये मन का मजबूत होना। और कहीं ना कहीं मन का मजबूत तो रहता है जब उसके पीछे एक फैमिली होती है, वहां पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, वहां पर कोई समस्याएं हो जाती हैं, माता पिता को समस्या हो जाती, वाइफ को समस्या हो जाती, बच्चे को समस्या हो जाती है, तो फिर उस जवान को 15 साल, यानी पहला जो हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, 15 साल सर्विस करना मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी तरीके से 15 साल नौकरी करता है, फिर सोचता है अब मैं फौज से कैसे निकलूं। अब दिक्कत ये आती है, यदि आप सिपाही हैं तो आपको मिनिमम 17 साल सर्विस है, कलर सर्विस बोलते हैं। नायक है तो आपको 22 साल है, हवलदार है तो 24 साल है, नायब सूबेदार है तो आपको 26 साल है, सूबेदार है तो आपको 28 साल है। अब इसके अंदर यदि आप चाहते हो तो 2 साल बढ़ा सकते हो। और सबसे पहला बैरियर होता है 15 साल। 15 साल सर्विस करने के बाद कोई भी सिपाही से लगाकर सूबेदार तक प्रीमेचर जा सकता है, चाहे उसको सर्विस 28 साल है, लेकिन वो 15 साल में भी जा सकता है। अब किन परिस्थितियों में जाए कि यूनिट के अंदर एक स्टैंडर्ड वैकेंसी परसेंटेज होता है कि एक साल में 4 लोग 3 लोग ही जा सकते हैं। अब उसके बाद आपको बहुत सारी स्टेचुरी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, उसके साथ बहुत सारे इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। जब कहीं बात नहीं बनती तो आप अदालत का सहारा लेते हो, क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि आप सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूनिट के अंदर तो लगातार हमेशा काम रहता है। अब मैं बात करूंगा, इसीलिए कहते हैं कि फौज के अंदर जाना
मुश्किल है। जाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, हमारे पास एक क्रेज होता है कि आइए हम देश की सेवा करेंगे, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, शारीरिक, रिटेन, मेडिकली फिट होते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी पहले तो करते हैं कि जज्बे के लिए, और हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे, हम अपना घर द्वार परिवार एडजस्ट करेंगे। फिर जब हम नौकरी करते करते हम नाम नमक और निशान में फंस जाते हैं, हमारा डीएनए चेंज हो जाता है, हमारी सोच चेंज हो जाती है। देश पहले आता है, परिवार से पहले देश नजर आता है। अब जब परिवार से पहले देश नजर आता है तो देश के कामों के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते, परिवार को हम पीछे छोड़ देते, और वहीं पर एक मानसिक हमारे को एक टेंशन शुरू हो जाती है। हमें फौज के काम से कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन वहां दिक्कत शुरू हो जाती है जहां नाम नमक और निशान उसके साथ हम 100% दें और परिवार को हम नहीं समय दे पा रहे हैं, और परिवार में बहुत सारी समस्याएं, माता पिता परिवार की, उसके लिए उन्होंने कहा है हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो जैसा आपके सामने ये सब चीजें रखी गई। जय हिंद। बहुत जवान ये कहते हैं कि साहब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पीएमआर चाहता हूँ, मैं डिस्चार्ज चाहता हूँ, मेरे से और नहीं कंटिन्यू हो पा रहा है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, या देयर आर सम डोमेस्टिक इश्यूज आई एम फेसिंग अ डिवोर्स फ्रॉम माय वाइफ। व्हाट कैन यू डू? यू हैव अप्लाइड फॉर पीएमआर, फॉर डिस्चार्ज, फॉर रिलीज। देखिए, हर एक आर्मर सर्विस में, हर एक कोर में, डिपार्टमेंट, रेजिमेंट में देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन बी अलाउड टू गो। तो अगर आप डिस्चार्ज मांग रहे हैं, पीएमआर मांग रहे हैं, और आपके सीओ साहब अगर आपकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 1% लोग, 2%, 3% लोगों को डिस्चार्ज जाने की अनुमति है एक यूनिट से, तो ऑब्वियसली दी सीईओ हैज टू टर्न डाउन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। उसके बाद आपके पास क्या रास्ता बचता है? आपको ऑब्वियसली, अगर फिर भी आप चाहते हैं, आपकी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, आपको अर्जेंसी है जाने की, तो आपको फिर से अपना, या तो आप एक और डिस्चार्ज की या पीएमआर की एप्लीकेशन पुटअप करें। उसमें भी अगर आपको नहीं मिलता है रिलीज या डिस्चार्ज या पीएमआर, देन यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट, स्टैट कंप्लेंट। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू गो टू कोर्ट। Okay, there is no other option but to go to the AFT. लेकिन अगर आप, unless you go to court, that is the only thing which you can do. Or, see, ideally you should serve your full tenure. ठीक है, जो भी आपका minimum tenure है, 15 years, 20 years या उससे ज्यादा, आपको पूरा सर्व करना चाहिए। जब आप आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम से पहले बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे उससे पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं है। बट अगर उस टाइम से पहले आपकी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि यू फील द नीड टू गो आउट, देन आइए हम दूसरी अब बात करेंगे। यदि आप फौज को छोड़ देते हैं, यानी प्रीमेचर 15 साल के बाद छोड़ते हैं, तो आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है? बहुत सारे लोग हमसे इस सवाल करते हैं। आइए इसी सवाल का जवाब लेके आते हैं कि जैसे ही आप प्रीमेचर, आप पेंशन आ रहे हैं या अपनी रैंक की पूरी सर्विस करके आ रहे हैं, तो आपको लास्ट पे ड्रॉन के हिसाब से, यानी लास्ट पे ड्रॉन, यानी लास्ट में जो आप महीना में तनख्वाह ले रहे हो, यानी आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, तीनों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, उसका आधा आपको पेंशन के रूप में मंथली मिलता है। यानी आपकी बेसिक पे, आपकी मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, तीनों को जोड़कर 50%, यानी इनकी वैल्यू 50% आपकी बेसिक पेंशन मिलती है, और उसके ऊपर जो करंट डीए लगकर मिलती है, ये आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलती है, चाहे आप प्रीमेचर हैं, चाहे आप कलर हैं। उसके बाद आपको ग्रेच्युटी मिलती है, जो आपकी सर्विस है, जितना आपने सर्विस किया उसमें 5 साल ऐड करने के बाद आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे के ऊपर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, जो कि आपको सरकार एक लमसम अमाउंट देती है, चाहे आप किसी भी रैंक के हो। कम्यूटेशन, आप अपनी पेंशन को बेचना चाहते हो, कम्यूट करना चाहते हो, एक ऑप्शनल है। उसके बाद आपका एजीआई जो आपको कटता है, फंड आपका जो जमा है, लीव इन कैश भी इसी हिसाब से मिलता है। उसमें एमएसपी क्लास पे नहीं जुड़ती है, सीधा सीधा उसमें बेसिक पे के ऊपर होता है। अब ये सबके लिए, दोनों के लिए कॉमन है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है, आप प्रीमेचर आते हो तो आपको हर 5 साल बाद जो रिवीजन होता है पेंशन का, जिसको 1 रैंक 1 पेंशन कहते हैं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग 1 जुलाई 2014 से बाद रिटायर्ड आ गए हैं या आगे रिटायर्ड होने हैं, उनको हर 5 साल बाद पेंशन रिवीजन का फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद हर 10 साल बाद पे कमीशन का वो फायदा सिमिलरली, चाहे आप कलर सर्विस करके आते हो रैंक की या प्रीमेचर आते हो, मिलेगा। तो अभी मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जो लोग लगभग 2024, 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायरमेंट आ रहे हैं, चाहे वो प्रीमेचर हैं दूसरे,
तो उनको प्रीमेचर रिटायरमेंट को 2029 1 जुलाई को जो वन रैंक वन पेंशन 4 है उसका लाभ नहीं मिलेगा। पे कमीशन का लाभ जो 1 जनवरी 2026 से वो मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि सेना के अंदर मैंने हर बात की क्योंकि सेना के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम होता है, एक्यूरेसी होती है काम की, वहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए सेना का जीवन एक संघर्षमय जीवन है। और आप यंगस्टर हो, आप अग्निवीर हो, आप अपनी अभी सर्विस 10 12 15 कर रहे हो, आगे आपके सामने तमाम चुनौतियां, क्योंकि देश हमारी तरफ ही देखता है। धन्यवाद।